तो हेलो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोलो लेवलिंग के दोनों सीजन्स खत्म हो चुके हैं और वो दोनों सीजन देखने के बाद अगर आप लोगों को भी मेरी तरह ऐसा लगता था कि सोलो लेवलिंग की कहानी बस इतनी है कि कैसे एक ई रैंक हंटर थॉमस एंड्रयू को मिडिल फिंगर दिखाता है, तो आप भी बिल्कुल गलत हो। क्योंकि सोलो लेवलिंग की कहानी तो तब की है जब ना कोई हंटर हुआ करते थे और ना कोई डंजन या मॉन्स्टर्स, थी तो सिर्फ लाइट और डार्कनेस और एक सबसे पावरफुल बीइंग, एब्सोल्यूट बीइंग, जिसने लाइट से बना दिए रूलर्स और डार्कनेस से बना दिए मोनार्क्स। मोनार्क का काम था दुनिया को तबाह करना और रूलर्स का काम था उसी दुनिया को बचाना। तो इन दोनों के बीच में एक जंग चालू हो गई और ये जंग कभी खत्म ही नहीं होती थी। और इसीलिए इन सबसे परेशान होकर एक दिन रूलर्स पहुंच गया एब्सोल्यूट बीइंग के सामने। उन्होंने उनसे बोला कि आप हमें और शक्ति दे ताकि हम उन मोनार्क्स का सर धड़ से अलग कर दे और उन सर को आपके सामने पेश करें। पर एब्सोल्यूट बीइंग ने उसको देखा और कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद ये सारे के सारे रूलर समझ गए कि एब्सोल्यूट बीइंग ने हमें बस मज़े के लिए बनाया है। वो बस चाहता है कि ये एंटरटेनमेंट उसको मिलता रहे। और अब इनको समझ में आ गया कि अगर वॉर तब तक चलेगी जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा है, तो इनको एब्सोल्यूट बीइंग को मारना होगा। पर सबसे लॉयल सोल्जर उसने एब्सोल्यूट बीइंग को मारने से मना कर दिया और तब यहाँ पर रूलर्स की जंग छिड़ गई 7 वर्सेस 1 की। पर एक रूलर कहाँ 7 रूलर से जीत सकता था, तो वो रूलर हारा गया और वो अपनी आखिरी याद में भी एब्सोल्यूट बीइंग को ही याद कर रहा था। पर तभी मरते टाइम उसको अपने अंदर एक पावर फील होती है जो कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसको दी होती है और फिर वो कहता है अराइज, जिसके बाद उसकी सारी की सारी सेना मौत से वापस आ जाती है और वो भी बिल्कुल पहले की तरह हो जाते हैं, पर अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। उसकी पूरी आर्मी वापस से उसी जंग को लड़ने के लिए जा रही थी जो कि वो हार चुकी थी और अब इस बार ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। और जब तक वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए गया तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। एब्सोल्यूट बीइंग को उसी के क्रिएशंस ने मार दिया। उनको मारने के बाद वो खुद ही गॉड बन गए थे और एब्सोल्यूट बीइंग की पावर से उन्होंने मोनार्क्स पर हमला कर दिया, जिससे कि एक मोनार्क मारा गया और एक मोनार्क को उन्होंने कब्जा बना लिया, कब्जे में कर लिया। उसके बाद इससे अच्छा ऐशबॉर्न को कोई और रास्ता नहीं मिला था मोनार्क से जाके बात करने का। उसने बात करी और फिर मोनार्क्स के साथ ही रूलर्स के साथ जंग लड़ने लग गया। पर जैसे जैसे जंग चलती थी वैसे वैसे ऐशबॉर्न और भी ज़्यादा ताकतवर होता था। वो किंग ऑफ ड्रैगन्स के जितना ही ताकतवर हो चुका था और इसी की वजह से मोनार्क्स ने उसको बेट्रे कर दिया, जिसकी वजह से उसने 2 मोनार्क्स की तो हत्या कर दी और एक मोनार्क ऑफ फैंग अपनी ट्रूप्स को छोड़ के वहां से भाग गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने 2 मोनार्क्स को मार दिया पर तभी वहाँ पे रूलर्स आ जाते हैं और अब वो सोचता है कि वापस एक जंग की तैयारी करनी पड़ेगी। पर उसको पता नहीं था कि ये सारे के सारे रूलर्स आए थे उससे माफ़ी मांगने के लिए। सारे के सारे रूलर्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि इनके लड़ने का कोई मतलब बचा ही नहीं था। और ऐशबॉर्न ये जानता था कि अगर ये अभी चाहते हैं तो ये लोग इसको अभी ही मार के नथिंगनेस में वापस भेज सकते हैं। पर वो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, उनको इससे पीस चाहिए था। ऐशबॉर्न उनको कहते हैं कि तुमने मेरे मास्टर की जान ली है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो उसमें से एक बेवकूफ़ कह देता है कि वो हमारा भी मास्टर था। और ये सुनने के बाद ऐशबॉर्न को इतना गुस्सा आता है कि वो उस रूलर की चोंची पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तुमने अपने मास्टर का खून कर दिया और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें माफ़ी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐशबॉर्न को गुस्सा शांत करने के लिए बोलते हैं, पर ऐशबॉर्न बोलता है तुम्हें जंग खत्म करनी है तो ये खंजर लो और मेरे सीने के आर पार मार दो। पर कोई भी रूलर ये करने के लिए तैयार नहीं था और उस बार बार माफ़ी मांगे जा रहे थे और माफ़ी मांगते मांगते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐशबॉर्न ने ये तो सोच लिया था कि वो इन सब और नहीं लड़ेगा और अभी छुप के रहेगा कुछ दिनों तक और अपना रिवेंज प्लान करेगा। पर जब तक वो वापस आया तब तक उसको पता लगा कि मोनार्क्स को रूलर्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा और वो दूसरे डायमेंशन में भाग गए। और जब वो दूसरे डायमेंशन में पहुंचा तो वहाँ पे उसको किंग ऑफ ड्रैगन्स मिला, जो कि ऐशबॉर्न से ऑफकोर्स डर रहा था। तो इसलिए उसने उसको बोला कि हम साथ में मिलकर काम करते हैं। अब मोनार्क्स रूलर्स की साइड से बहुत दूर चले जाते हैं और ये दूर का मतलब है हमारी अर्थ। इसलिए सारे इंसान इन सारी वॉर में बिछे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि एक फ्लैशबैक जहाँ पे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। अब होता ये है कि जैसे ही रूलर्स अपनी आर्मी मोनार्क से लड़ने के लिए भेजते हैं तो चाहे कोई भी जूते रूलर्स या मोनार्क, पर इंसानों की पूरी हत्या हो जाती है, जेनोसाइड हो जाता है और रूलर से ये सहा नहीं जाता कि उनके चक्कर में क्या हो गया। इसलिए वो एब्सोल्यूट बीइंग का एक टूल द कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो टाइम को पीछे 10 साल भेज सकते हैं। पर 10 साल पीछे होने के बावजूद भी चाहे मोनार्क्स जीते चाहे रूलर्स जीते, पर इंसान हमेशा ख़त्म ही हो जाते थे, क्योंकि तब इंसान हंटर्स वगैरह कुछ नहीं थे, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थे, इसलिए वो इतनी पावर झेल ही नहीं पाते। तो रूलर्स ने अपने अंदर से थोड़ी पावर निकाली और अर्थ के ऊपर भेज दी, जिसकी वजह से वहाँ पे एस रैंक हंटर्स और ई रैंक हंटर्स और लोग अवेकन होने लग गए। और ये करने का एक ही कारण था, क्योंकि कप ऑफ रीइंकार्नेशन को बहुत बार इस्तेमाल कर जा चुका था और उसकी अब पावर की लिमिट आने वाली थी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इनफाइनाइट पावर नाम से।
और जो रूलर्स होते हैं वो दूसरों की बॉडीज के अंदर वेसल यूज करते हैं उसको और उसके अंदर चले जाते हैं ताकि जब मोनार्क्स आए तो वो उनसे लड़ सके। और इसी की वजह से ऐश बॉर्न और जो किंग ऑफ ड्रैगन्स को उनका वेसल नहीं मिला क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि कोई बॉडी उनका वजन झेल ही नहीं सकती थी, इतना पावर। तभी वहाँ पर एक मेज आता है आर्किटेक्ट जो कि उसको बोलता है कि वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा जिससे वो ऐश बॉर्न के लिए वेसल बना देगा और उस बदले में उसको चाहिए इमॉर्टैलिटी थी। और जो सिस्टम का यूज करता है वो तो हम सब जानते हैं कौन है, हमारा संग जिनबू। तो गाइस इसी के साथ यही थी हिस्ट्री ऑफ गॉड्स और हिस्ट्री पूरे सोलो लेवलिंग की इस हंटर्स डंजन्स ये सब क्या है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, सी यू।